बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के टॉपिक जो मॉडल पेपर में एज अ मॉडल के तौर पे बताए गए हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से फर्स्ट ईयर कॉमर्स के। इससे पहले मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज भी बताए थे। अब मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इन सब की ये जो वर्ड की जो फाइल है, ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को समझ लेने के बाद जो है वो आप इसकी वर्ड फाइल की कॉपी मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए तरीका ये होगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, नाम और ईमेल एड्रेस लिख दें। मैं आप लोगों को इसकी सॉफ्ट कॉपी, वर्ड की कॉपी आपको सेंड कर दूंगा। या कोई व्हाट्सअप नंबर देना चाहे तो व्हाट्सअप नंबर दे दे और मैं इसको जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर मॉडल पेपर आपका जो है, जैसे कि मॉडल पेपर आपको दिखाता हूँ मैं, ये आपने देखा ही होगा। देखें, ये हम लोगों ने शुरू में किए थे ना कि मॉडल पेपर आपने एमसीक्यूज का हम लोगों ने किया था सेक्शन ए। अभी सेक्शन बी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हम लोगों ने सेक्शन ए कर लिया था, सेक्शन बी इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें और उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। देखें, डिस्क्राइब द मीन्स या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं। तो याद रखें, शॉर्ट में है इस वजह से मैंने सिर्फ इनके नाम लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में होने की वजह से। तो यहाँ पे 5 किस्म की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती हैं जो कि बिजनेस में यूज़ हो रही होती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, जिसमें ट्रक्स वगैरह गाड़ियाँ आ जाती हैं, ट्रक्स आ जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं। रेलवे आ जाती हैं, और नंबर 2 रेलवे मीन्स के ट्रेन के ज़रिए। नंबर 3 सी ट्रांसपोर्ट, शिप्स के ज़रिए। और नंबर 4 एयरप्लेन्स के ज़रिए क्या हो रही होती है, हम सेल पर जो कर रहे होते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट जो से जा रही होती है, एक्सपोर्ट हो रही होती है, इम्पोर्ट हो रही होती है, वो इन चीज़ के ज़रिए हो रही होती है। और पांचवी पाइपलाइंस, ठीक है। पाइपलाइंस में ये होता है कि कोई लिक्विड प्रोडक्ट है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिफाइन कर दिया मैंने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है आपके पास, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं तो 96 पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है वो जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। Inland freight and 92% of the passenger traffic and are undoubtedly the backbone of the economy. अच्छा, roads provide easy and efficient means of transportation. रोड ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान इंक्लूड कार, टैक्सी, रिक्शा, बसेस, ट्रक्स वगैरह, कोचेज वगैरह, ये सब आ जाती है। अच्छा, अब स्टेट सर्विसेज, नंबर 2 क्वेश्चन है कि स्टेट द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। यानी होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके बारे में पूछा गया है। होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो ये कि होलसेलर क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है प्रोडक्ट को कम कीमत पर, ताकि लोग उससे प्रोडक्ट को बाय करें और मार्केट में सेल करें। अब होलसेलर जो प्रोडक्ट देता है रिटेलर को, वो चंद क्वांटिटीज़ में नहीं दे रहा होता बल्कि बल्क क्वांटिटी में दे रहा होता है। तो नंबर 1 ये आ जाती है इसकी सर्विस में कि होलसेलर कीप द वाइड असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स इज गुड्स एज स्टॉक। वो अपने पास स्टॉक के तौर पर चीज़ें रखता है। सो द रिटेलर कैन परचेज द प्रोडक्ट फॉर हिज चॉइस। और अब रिटेलर के पास चॉइस है कि उससे जो मर्जी चीज़ें खरीदे। मुख्तलिफ कंपनीज की इसने प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में खरीद रखी हुई हैं। Moreover, the retailer need not hold huge stock of goods, so his inventory is kept at minimum। और कम इन्वेंट्री भी रख सकता है वो, मुख्तलिफ वैरायटी की प्रोडक्ट जो है वो क्या कर ले, बाय कर ले, किससे, होलसेलर से। द होलसेलर इंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ बल्क परचेजेस। और होलसेलर इंजॉय करता है इकोनॉमीज से, बल्क परचेजेस की। और मोर एवर दे परचेज एट लोअर प्राइजेस एंड स्टोर गुड्स एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो डिमांड। होलसेलर a part of this share a part of benefits with the retailer। तो रिटेलर को ये बेनिफिट हो जाता है कि उसको कम क्वांटिटी में चीज़ बाय करनी पड़ती है, होलसेलर की तरह ज़्यादा बाय नहीं करनी पड़ती। ये भी किस वजह से फ़ायदा हुआ उसको, होलसेलर की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने की वजह से। और नंबर 3 ये कि रिटेलर में हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड होलसेलर एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द रिटेलर एंड दस कम टू देयर रेस्क्यू। और इसके अलावा रिटेलर को ये भी प्रोवाइड भी कर सकता है कि होलसेलर क्रेडिट पॉलिसी वो करे, क्रेडिट फैसिलिटी दे दे, उधार फैसिलिटी दे दे। तो वो उससे जो है वो क्या होगा,
ट्रेडर जो होगा, रिटेलर जो कि एक स्मॉल बिजनेसमैन है, वो उससे क्या कर लेता है, उधार पे खरीदारी कर लेता है। नंबर 4, होल सेलर एडवाइस रिटेलर्स ऑन द मैटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। इसके अलावा ये कि कह रहे हैं कि वाइटल इंटरेस्ट मीन्स के उसके वो रिटेलर होल सेलर जो रिटेलर को ऐसी एडवाइस भी कर सकता है कि जिससे दोनों का ही फायदा हो, ठीक है, जो कि दोनों के इंटरेस्ट में होगा। अब नंबर 3 क्वेश्चन आ जाता है, इन लिस्ट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए आपके सामने ही क्वेश्चन है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि इन लिस्ट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यूज इन एक्सपोर्टिंग गुड्स। गुड्स हम एक्सपोर्ट जो करते हैं, यानी एक्सपोर्ट बिजनेस, अपने बिजनेस में एक्सपोर्ट कर होते हैं, आपको पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं, दूसरे मुल्क में जब प्रोडक्ट भिजवा रहे होते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाती है, जो दूसरे मुल्क से मंगवा रहे होते हैं वो इम्पोर्ट होती है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। नंबर 1, कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस क्या है? कमर्शियल इनवाइस इज अ बिल फॉर द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेलर से बायर तक जाने का प्रोडक्ट का बिल है ये, ठीक है, कमर्शियल इनवाइस है ये, इसको हम कमर्शियल इनवाइस कहते हैं, जो कि क्या है, एक बिल है जो हम गुड्स सेलर जो है वो बायर को भिजवा रहा है, उसकी कमर्शियल इनवाइस है, यानी रसीद है, पैसों की रसीद जैसे होती है। नंबर 2, एक्सपोर्ट पैकेजिंग लिस्ट है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग में क्या क्या शामिल है। नंबर 3, प्रोफार्मा इनवाइस, इनवाइस का एक प्रोफार्मा दिया हुआ है। नंबर 4, एयरवे बिल, मीन्स के जिसके ज़रिए आ रही है ट्रांसपोर्ट, यानी अगर जहाज़ के ज़रिए तो उसका टिकट, और अगर शिप के ज़रिए आ रही है तो उसका टिकट बिल। और जेनरिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ओरिजिन का मतलब ये होता है कि किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और डेंजरस गुड्स सर्टिफिकेट, अगर कोई डेंजर गुड है तो उसका भी सर्टिफिकेट हो। और इसके अलावा इंश्योरेबल सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स हो, यानी ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट जब दूसरी कंट्री में जाती है ना, तो शिप्स के ज़रिए जा रही होती है, और शिप्स में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं चीज़ के ख़राब हो जाने के, या जहाँ शिप समंदर में तूफ़ान आ जाने के जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, या फिर जो है वो चोरी हो जाने की वजह से का डर होता है। तो शिपर्स लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, शिपर्स की लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है कि किस तरह से प्रोडक्ट को रख के लेके जाना है। शिपर यानी शिप्स चलाने वाले, शिप्स को मैनेज करने वाले, मेंटेन करने वाले। नंबर 4 क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम सिंगल ओनर भी कहते हैं, वो क्या करता है, उसके जो है वो कह रहे हैं कि कौन कितने एडवांटेज हैं, तकरीबन 6 एडवांटेज हैं। वो क्या क्या हैं? नंबर 1 कि लेस पेपर वर्क टू गेट स्टार्टेड, यानी अगर मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, सिंगल ओनर बिजनेस, तो जिसका मैं ही ओनर हूँ, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी, कोई मेरा जो है वो पेपर वर्क ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए लिखा है लो पेपर वर्क टू गेट स्टार्टेड। नंबर 2, ईजियर प्रोसेस है एंड फ्यूअर रिक्वायरमेंट्स है, और कम रिक्वायरमेंट्स है फॉर बिजनेस टैक्सेस, टैक्सेस भी ज़्यादा नहीं है। नंबर 3, फ्यूअर रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी कम है एज कम्पेयर टू कंपनी या अपना पार्टनरशिप के। और नंबर 4, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल भी मुझे कम चाहिए। मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंकिंग, बैंकिंग भी मुझे आसानी से मिल जाती है, यानी बैंक फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी। और सिंप्लीफाइड बिजनेस ऑनरशिप, एक सिंप्लीफाइड बिजनेस ऑनरशिप है, किसी किस्म की इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नंबर 5 क्वेश्चन है कि स्टेट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि ऐसी लोग जो कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद दें, या प्रोडक्ट जिनके ज़रिए, कंपनी की प्रोडक्ट जिनके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या ये कह लें कि किन जगहों से, किन ज़रियों से गुजरती हुई प्रोडक्ट जो है वो किसके पास आ जाती है, कंज्यूमर के पास आ जाती है। तो उसमें क्या जाता है कि द 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वेयर हाउस, नंबर 1 रिटेलर, और डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से हमेशा, मैन्युफैक्चरर से हमेशा होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाती है, और रिटेलर से कस्टमर के पास चली जाती है, या फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ से डायरेक्ट कस्टमर को जारी होती है, ठीक है। तो ये तरीके हैं। होलसेलर्स आर इंटरमीडिएट बिजनेसेस दैट परचेज बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बाय करता है मैन्युफैक्चरर से, और फिर रीसेल कर देता है या तो रिटेलर को, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एंड कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को दे रहा होता है। रिटेलर्स आर जनरली द कस्टमर्स ऑफ द होलसेलर एंड ऑफर हाई टच कस्टमर सर्विस टू द एंड यूजर कस्टमर।
लास्टली डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि सेल ऑकर्स व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर को डायरेक्ट जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सच एज व्हेन द सेल इज मेड डायरेक्टली थ्रू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रही है, मीन्स के जैसे वेबसाइट के जरिए, वेबसाइट पे उसने अपनी प्रोडक्ट पोर्टल बनाया हुआ है और आप उससे कंपनी से डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। होलसेल, अब इसमें जैसे मैंने बताया कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होलसेलर, रिटेलर और डायरेक्ट टू कंज्यूमर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, कोई से भी 4। नंबर 1 ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट बनाया जाए। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। याद रहे, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, जिसके अंदर ये डिफाइन कर दिया जाता है कि हर पार्टनर की कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जो एग्जिस्टेंस होती है इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान, टू कैरी ऑन बिजनेस। दिस एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग, ये ओरल हो सकता है या राइटिंग हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 5 ने उसको क्लियर डिफाइन किया हुआ है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। उसने कहा कि यानी एक्ट में, कानून में यह है कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। ये पार्टनर्स के दरमियान जो ताल्लुकात होंगे बिजनेस के, वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से होंगे, स्टेटस से नहीं होंगे। नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एग्जिस्टेंस है, मौजूदगी है इसके अंदर। पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज स्टेटेड अर्लियर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के स्टेट दैट द बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड। बिजनेस में इंक्लूड होती है हर किस्म की ट्रेड, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशन। बिजनेस ऑफ कोर्स मस्ट बी लॉफुल। और यानी पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है आपका, प्रोफेशनल बिजनेस भी हो सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है, हर किस्म का। नंबर 3, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, या तो इक्वल शेयर कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है एग्रीमेंट के बाद, जब डीड बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड जो बनाई जाती है एग्रीमेंट के वक्त। नंबर 4 आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप ऑल पार्टनरशिप फर्म्स आर जनरल पार्टनरशिप एंड द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड। यानी हर पार्टनर की जो है वो लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये हो गया कि अगर जो है वो, यानी वो हर किस्म की, हर बंदा जो है वो लाइबिलिटी का जिम्मेदार होगा। यानी ऐसा नहीं कि एक पार्टनर उसके ऊपर लाइबिलिटी डाल दी, बाकी को लाइबिलिटी नहीं है, सबकी इक्वल लाइबिलिटी होंगी। और इवन देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज फॉर रिकवरी ऑफ डेप्स ऑफ द फर्म। अगर उस फर्म ने किसी किस्म का लोन लिया हुआ है बैंक से, तो बैंक जो है वो किसी एक पार्टनर को नहीं पकड़ेगा, बल्कि हर पार्टनर की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा जब तक वो पैसे नहीं दे देते। नंबर 7 है कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। अब वेयर हाउसेज कितने किस्म के होते हैं। नंबर 1, प्राइवेट हाउस वेयर हाउस, यानी जो कि प्राइवेटली किसी कंपनी ने अपने लिए बनाया हुआ है। पब्लिक वेयर हाउस, जो कि पब्लिक की तरफ से बनाया गया है, और उस वेयर हाउस की आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं पैसे देकर, रेंट पे लेते हैं हम। और बॉन्डेड स्टोरेज या बॉन्डेड वेयर हाउस, ये एक तरह से टेम्परेरी वेयर हाउस होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट या कोई एजेंसी इसको क्या करती, कंट्रोल करती है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जब तक के लिए रखी जाती है, जब तक इम्पोर्टर उसका टैक्स पे नहीं कर देता। ठीक है, तो बॉन्डेड स्टोरेज ऐसी स्टोरेज होती हैं, और ये टेम्परेरी होती हैं। जब टैक्स पे हो जाता है तो फिर जो है वो वो क्या, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या एजेंसी हैं, वो क्या कर देती है, प्रोडक्ट को वापस कर देती है ऑनर को। नंबर 4, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से बनाए जाते हैं, और दीज सोसाइटीज प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज ऑन द मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स टू देयर मेंबर्स। और ये अपने मेंबर्स को एक अच्छे रेट पे जो है वो दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी किसी की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेमन कम्युनिटी है, तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेयर हाउस बनाया होगा, वो सिर्फ मेमन के लिए होगा, और मेमन जो है वो उसकी मेंबरशिप फीस भी दे रहे होंगे, इसलिए वो इस एलिजिबल हैं कि उसको अवेल कर सकते हैं उस वेयर हाउस को। प्लस उसके जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल ही इकोनॉमिकल रेट्स होंगे एज कम्पेयर टू मार्केट में जो अदर वेयर हाउस।
तो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस इस तरह के होते हैं। अब उसके बाद फिर दी सोसाइटी प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी ऑन द मोस्ट इकोनॉमिकल रेट पे प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं वेयर हाउसेस। लॉन्ग क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक आपके पास के डिटेल में आपने बताना है कि तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ जाता। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो आ जाते हैं, एक तो ये आ जाता है कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री से, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें आ जाता है आपके पास सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी, और इसके अंदर आ जाता है आपके पास इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर जो है हमें सबसे पहले ट्रेड की इंक्वायरी करानी पड़ेगी, यानी किस किस्म की हम ट्रेड को इंपोर्ट कर रहे हैं। और गेटिंग इंपोर्ट, तो इसमें आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट फॉरेन एक्सचेंज, ऑर्डर प्लेसमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब हम डॉक्यूमेंट जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अरेंजिंग पेमेंट्स, एडवांस शिपमेंट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और गुड्स अराइवल, कस्टमर के लिए कस्टम क्लियरेंस आ जाती है, और इसको आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। क्लियरेंस प्रोसीजर आ जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन आ जाता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कि मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करती है और उसके बदले में इन्वेस्टमेंट करती है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉफिट देती है। इसके एडवांटेजेस में है लार्ज कैपिटल, यानी कंपनीज के उसके मुकाबले में, पार्टनर्स के मुकाबले में इनका कैपिटल ज़्यादा होता है। वास्ट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हैं। डेमोक्राइजेशन है, और ऑनरशिप, और डिफ्यूजन रिस्क है, ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस है। ये सारे क्या है इसके एडवांटेजेस हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाया जाता है, और जिसमें उसकी तफसील होती है कि उसका नेम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या होंगे, सिचुएशन क्या होगी, लाइबिलिटी क्या होगी, कैपिटल क्या होंगे। इसी तरह आर्टिकल एसोसिएशन होता है जिसके अंदर जो है वो रूल रेगुलेशन डिफाइन होते हैं कि कंपनी को किस तरीके से चलाया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।